हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं बेहतरीन सेशन। और आज का सेशन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। लगातार हम लोग क्लास देख रहे हैं, डेली आपको मिलता है बेहतरीन क्लास, वो भी फुल लेंथ का, यानी लगभग 50 से 60 मिनट का ये सेशन होता है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं INM यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और आज के सेशन में हमने आप लोगों के लिए बेहतरीन कंफ्यूजन वाला टॉपिक, क्योंककि इसमें आप नहीं समझ पाते हैं कि आखिर 1857 के विद्रोह के बाद क्या क्या हुआ था। तो आज हमने जाना कि 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था, और आज हम लोग जानेंगे 1857 से लेकर 1870 के इस अवधि में हम लोग जानेंगे क्या हुआ था। तो पता है, प्रारंभिक राष्ट्रीय जागरण का यह समय कहलाता है। जी हाँ, प्रारंभिक राष्ट्रीय जागरण का समय है 1857 के बाद का वो दशक, जिसमें कई सारे सामाजिक सुधार हुए थे। 1857 के विद्रोह को देखते हुए अंग्रेजों ने भी अपने प्रशासनिक व्यवस्था में भी काफी कुछ बदलाव किया था, जिसे हमने अध्ययन किया था। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या, तो आज करेंगे हम लोग इसके बाद का ये घटनाक्रम। इसके साथ ही आपको मिलते हैं 100 MCQs, जो कि आपके एग्जाम को के प्रिपरेशन को बेहतर बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1857 के तुरंत बाद आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1857 के बाद में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्यक्रम था क्या, तो कुशासन के खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का दौर प्रारंभ होता है। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने क्या किया, वह करके दिखाया जो कि किसी के बस की बात नहीं थी। और उसी के साथ शुरू हो जाता है अंग्रेजों का जो कुशासन था, उसके खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक रूप से सभी को जागरूक करने का दौर। और वो दौर होता है 1857 से लेकर 1870 के आसपास, 75 के आसपास, यानी जब तक कि राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्टैब्लिश नहीं होता है, तब तक ये बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। ध्यान में रखना है आप सभी को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रारंभिक राष्ट्रीय जागरण यानी अर्ली नेशनल अवेकनिंग कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि प्रारंभिक राष्ट्रीय जागरण का समय काल क्या है निम्नलिखित में से, तो आपको ध्यान में रखना है 1857 के विद्रोह के बाद का समय। तो चलिए 1858 को सबसे पहले देखना होगा। 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया था, ठीक है ना। तो हमने आपको कहा कि सामाजिक सुधार के साथ साथ अंग्रेजों के द्वारा राजनीतिक सुधार भी किए गए, प्रशासनिक सुधार भी किए गए थे। उसी के तहत भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था। आपको हमने पिछले सेशन में ये बातें स्पष्ट रूप से बताया है कि इसके तहत क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। कहाँ, भारत में नहीं, बल्कि ब्रिटिश यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह शासन करने का अधिकार प्राप्त था, उसे डायरेक्ट क्राउन ने यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपने हाथों में लिया। यानी कंपनी से अब क्राउन के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया। यह सुधार सबसे पहला हुआ। किसके तहत हुआ, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858। ध्यान में रखना है 57 विद्रोह के बाद। इसके तहत भारत तो अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। यानी आपको हमने ये बातें स्पष्ट रूप से समझा पाया। यहाँ पर वायसराय का पद इंट्रोड्यूस किया जाता है, और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि क्या, तो वायसराय जो था गवर्नर जनरल जो आप पढ़ते हैं, और इससे संबंधित जो भी कंफ्यूजन आपके मन में रह जाता है, जैसे कि यहाँ हम बात करते हैं कि पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। यानी ये पहले और अंतिम काफी कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसीलिए इससे पहले का जस्ट वीडियो, यानी ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है पार्ट 7 यानी टॉपिक 7। आप टॉपिक 6 जरूर प्ले स्टोर से जाकर, सॉरी प्ले लिस्ट में जाकर आप इसे देख लेंगे। टॉपिक नंबर 7 जरूर आपको 7 देखने से पहले टॉपिक नंबर 6 देख लेना चाहिए। चलिएगा, ध्यान में रखना है
कि पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, अब 1858 के बाद 1860 से 70 के दशक में ये जो प्रारंभिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ था, इसमें राजा राम मोहन राय की कोशिशों को आगे सुधार प्रक्रिया में सबसे अहम योगदान माना जाता है। यानी 1857 के बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से समाज सुधारक हुए थे, तो आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे नाम आते हैं, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर साहब का नाम और भी राजा राम मोहन राय का नाम ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान में ये रखना है कि उसमें से पहला नाम क्या है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपको टू द पॉइंट बताएं तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थक निम्नलिखित में से कौन था? आपको बताना होगा इसका जवाब। तो आप ध्यान रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, विवाह जो है हम वो ईश्वर की साक्षी में करते हैं, तो विधवा पुनर्विवाह जो है वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर राजा राम मोहन राय, जी हाँ, आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ध्यान में ये ट्रिक रखना है, विधवा पुनर्विवाह, विवाह हम ईश्वर के साक्षी में करेंगे, ध्यान में रखना है। महिला शिक्षा को के बहुत बड़े प्रचारक के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखा जाता है। बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों के सबसे धूर विरोधी माने जाते थे। कौन? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए ईश्वर की साक्षी में पुनः हम विवाह करेंगे, विवाह शिक्षा, महिला शिक्षा के बड़े प्रचारक हुआ करते थे और बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों के वो विरोधी माने जाते थे। ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, केशव चंद्र सेन का नाम आता है। आप नोट कर लेंगे, इस दशक केशव चंद्र सेन का नाम भी समाज सुधारकों में आते हैं। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता हुआ करते थे। ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्रह्म समाज से नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है कि केशव चंद्र सेन का संबंध भी ब्रह्म समाज से है। निश्चित तौर पर आपको ये याद करना होगा। देखिएगा, अंतरजातीय विवाह, महिला शिक्षा और धार्मिक सुधार के ये समर्थक हुआ करते थे। केशव चंद्र सेन के बारे में आप ये जानकारी बहुत ही अच्छे से याद रखना होगा आपको। अंतरजातीय विवाह, महिला शिक्षा तो यहाँ भी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, धार्मिक सुधार, लेकिन ये बातें आपको नोट कर लेना चाहिए कि अंतरजातीय विवाह का इन्होंने समर्थन किया था। किसने? तो केशव चंद्र सेन ने। भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज की उन्होंने स्थापना 1866 ईस्वी में किया था। तो भारतवर्षीय क्या ब्रह्म समाज की स्थापना याद रखना है, इन्होंने क्या था, ये एकदम नोट कर लीजिए हर एक पॉइंट को, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा नाम आता है, वह नाम है सैयद अहमद खान का। मुस्लिम समाज में शिक्षा और आधुनिक सोच को बढ़ावा देना, उनका प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। सैयद अहमद खान की अगर बात करें तो याद रखना है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना उन्होंने किया था अलीगढ़ में। कहा? तो अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में उन्होंने किया। किसने? तो ध्यान में रखना है, सैयद अहमद खान साहब का नाम। और याद रखना है, इन्हें अलीगढ़ आंदोलन के जनक के रूप में माना जाता है। ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए नोट करते चलिए। नोट क्या करना है? सैयद अहमद खान जो है वह अलीगढ़ आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। अलीगढ़ बोले तो सैयद अहमद खान का नाम आप नहीं भूलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कौन नहीं जानते हैं कि दयानंद सरस्वती जी का भी संबंध सबसे प्रमुख समाज सुधारकों में से एक में आते हैं। और दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो दयानंद सरस्वती जी का यही था, वेदों की ओर लौटो। जी हाँ, बैक टू द वेदास
का नारा इन्होंने दिया था दयानंद सरस्वती जी का। याद रखना है सरस्वती जी के हाथ में वेद होता है, आप मूर्ति में भी देखे होंगे, तो ध्यान में रखना है सरस्वती माता विद्यादाता, वेद की मूर्ति, ध्यान में रखना है, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, तो मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का घूर पर भरपूर विरोध इन्होंने किया। ध्यान में रखना है कि मूर्ति पूजा के विरोधी माने जाते हैं और उन्होंने अंधविश्वास पाखंड का प्रबल विरोध किया था। सबसे बड़ी बात, आर्य समाज की स्थापना याद रखना है क्या, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। एकदम नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए। 1800 कब, तो 75 ईस्वी में, लेकिन 1860 में भी यह विचार इनके सक्रिय थे, इसीलिए हम लोग ध्यान में रखते हैं इसको। किसका, तो 1857 के विद्रोह के बाद का क्या प्रमुख सुधारक के रूप में हम लोग जानते हैं दयानंद सरस्वती जी को। अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाला, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे नाम इंक्लूड किया है, क्यों क्या है पता है, क्योंकि ये ऑप्शन में यही सब नाम रहते हैं और पूछा जाता है कि इनका संबंध निम्नलिखित से किससे है या फिर किससे नहीं है, कह के आंसर दिया जाना होता है। ध्यान में रखना है महादेव सिंह, याद रखना है महादेव गोविंद रानाडे की अगर बात करेंगे तो ध्यान में रखना है क्या, तो महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ध्यान में रखना है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, आपको जल्दी से कमेंट में देना है इसका जवाब। प्रार्थना समाज के संस्थापक आपको जल्दी से बताना है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइएगा। हमने ट्रिक में कई बार यह पढ़ाया है, इसीलिए मैं पूछना चाहूंगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। और महादेव गोविंद रानाडे की बात करेंगे तो प्रार्थना समाज के संस्थापक नहीं बल्कि संस्थापक सदस्यों में से एक थे, यह ध्यान रखना है। विधवा पुनर्विवाह जिसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सपोर्ट किया, उन्हें बढ़ावा दिया, इन्होंने भी उनका समर्थन करते हुए विधवा पुनर्विवाह और समाज सुधार का इन्होंने भी क्या किया, समर्थन किया। तो आपसे पूछा जाता है, जी हाँ, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन ये माना जाता है क्या, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो विधवा पुनर्विवाह की अगर बात करें तो आपको ये रट के रखना होगा क्या, तो याद रखना है यही नाम महादेव गोविंद रानाडे का नाम अगर ऑप्शन में दोनों रहे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी रहे और महादेव गोविंद रानाडे का नाम रहे, तो आपको एक से अधिक यही वाला यानी ई नंबर ऑप्शन आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो आप बताइए, तो आपके लिए हमने संपूर्ण जानकारी लेकर यहाँ पर प्रस्तुत किया है बेहतरीन कंटेंट। ध्यान में रखना है क्या, तो कानून और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बढ़कर काम किया था। एक नाम जो काफी मशहूर है और वो जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा उसका जवाब भी यहाँ मौजूद है क्या, तो आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम याद रखना है, 5वां नंबर सामाजिक सुधारकों में आत्माराम पांडुरंग की बात करेंगे तो यही हमारे प्रार्थना समाज के संस्थापक हुआ करते थे। याद रखना है 1867 प्रार्थना समाज की बात करेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक के रूप में हम लोग आत्माराम पांडुरंग को देखेंगे, कंफ्यूजन होता है काफी। तो ध्यान में रखना है कि महादेव गोविंद रानाडे इनके संस्थापक सदस्यों में थे और प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। सामाजिक सुधार के लिए इन्होंने बेहतरीन काम किया, शिक्षा, नारी का उत्थान, अस्पृश्यता का उन्मूलन और इनका ये महत्वपूर्ण कार्य था। ध्यान में रखना है वो नाम जो आपने नहीं सुना होगा, वह नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये याद रखना है राजा शिव प्रसाद, ये कौन थे, तो सामाजिक और ऐतिहासिक सुधार के समर्थक थे। भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की कोशिश किन्होंने किया था, तो याद रखना है राजा शिव प्रसाद, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। भारतीय समाज को भारतीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने के लिए किसने प्रयास किया था, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, तो याद रखना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिनको कहा जाता है।
याद रखना है आपको, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय परिषद में शामिल हुए भारतीयों में से एक थे। आपको पता है कि भारतीय ये जो था परिषद अधिनियम 1861, इसमें भारतीय को 6 से 12 सदस्य भारतीय होंगे। उसमें से आपको ध्यान में रखना है कि 3 सदस्यों को सम्मिलित किया गया था। 3 सदस्यों में से कौन कौन थे, इसकी भी हमने विस्तार से चर्चा पिछले किसी न किसी सेशन में किया है। आप जरूर हमारे श्रृंखला को देखें। ये एक श्रृंखला है जहां पर आपको मिलता है थ्योरी और उसके साथ लगभग 50 क्वेश्चन, और प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कराएं बेहतरीन तरीके से। क्या कमेंट करके बताइए, क्या आपने 1 से लेकर 6 तक का वीडियो पहले देखा है? नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जबरदस्त इसी अंदाज में। कैसा अंदाज है मेरा? तो एक कहानी आपको हम सुनाया करते हैं, नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक कथा है जो कि आपको हर दिन वो गाथा हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाता है एकदम क्रमबद्ध तरीके से। हमने जाना कि मुगल किस तरह से हमारे यहाँ कमजोर पड़ता गया और अंग्रेजों ने कौन सी गलतियां की जिसके कारण मुगल वंश का अंत और अंग्रेजों ने इतना बढ़ चढ़ के हमारे भारतवर्ष पर कब्जा जमाया और हमारा नाना बन गया। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि क्या हो गया जो 1857 विद्रोह में मंगल पांडे ने इस तरह से आंदोलन किया और कम समय में ही उन्हें फांसी की सजा पड़ी। उसके पहले भी क्या 1857 का विद्रोह ही हमारा प्रथम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है? यह किसने कहा, यह भी हमने जाना और जाना कि 1857 से पहले बहुत सारे विद्रोह हुआ है, जिसमें सन्यासी विद्रोह था, कूका विद्रोह था और भी चौहार विद्रोह था और बहुत कुछ हमने पढ़ा है। आपने देखा? नहीं देखा तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। उसके बाद हमने जाना नील विद्रोह। नील विद्रोह को रूपांतरित करते हुए हम लोगों ने चंपारण विद्रोह तक चला गया, चंपारण सत्याग्रह तक चला गया। और उसके बाद हमने बहुत अच्छे से 2 क्लास में, एक में हमने पूरे गवर्नर जनरल को देखा जो शुरू से लेकर 1947 ईस्वी तक का हर एक गवर्नर जनरल वायसराय को अच्छे से ट्रिक के साथ स्टडी किया। और उसके बाद क्या देखा? हमने देखा कि प्रथम और अंतिम वायसराय गवर्नर और गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, इन सभी की भी हमने अच्छे से क्लास लिया है। और तब आज का ये क्लास हम कर पा रहे हैं 1857 के बाद का परिदृश्य। तो ध्यान में रखना है आपको कि यह अधिनियम आया था, याद रखना है भारतीय परिषद अधिनियम हमने पढ़ाया है आपको 1861 के तहत वायसराय परिषद में शामिल होने वाले भारतीयों में से आपको राजा शिव प्रसाद याद रखना है। और यह भारतीय परिषद में 3 सदस्यों में से एक था, हमने आपको बताया था। 1866 की बात अगर करेंगे तो इंडियन लीग की स्थापना, बेहतरीन कंटेंट, इस पर हम लोग एक विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना? अभी हम लोग समाज सुधार के बारे में जान रहे हैं। इंडियन लीग की स्थापना होती है कहां पर? तो ध्यान में रखना है कलकत्ता में। कहां पर? तो कलकत्ता में आपको ध्यान में रखना है। इसमें ध्यान में रखना है कि दादा भाई नौरोजी, सुरेश नाथ बनर्जी जैसे अन्य नेताओं ने भी राजनीतिक अधिकारों के लिए आवाज उठाया था। तो इंडियन लीग के बारे में हमने शॉर्ट में यहाँ पर जाना, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है समाज सुधार 1857 के बाद। 1870 के बाद ध्यान में रखना है राजनीतिक संगठन भी बनने लगे। इसके तहत 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ। पूना सार्वजनिक सभा बनाया गया कब? तो आपको ध्यान में रखना है 1870 ईस्वी में। उसी के बाद 1875 ईस्वी में बॉम्बे में इंडियन एसोसिएशन भी बना और 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। तो ध्यान में रखना है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1875 ईस्वी में सुरेश नाथ बनर्जी और आनंद मोहन के द्वारा किया गया। और धीरे धीरे संगठन अंग्रेजों के प्रशासन में भागीदारी की मांग प्रबल तरीके से करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद आप जानते हैं कि 1885 का वो दौर प्रारंभ होता है
जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा होता है? ए.ओ. ह्यूम के मदद से भारतीय नेताओं ने एक अखिल भारतीय संगठन बनाया जिसको आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। तो हम लोग हर एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे, जहां पर इंडियन लीग भी होगा और 1857 के बाद 1885 में ये सबसे बड़ी संस्था जो कई अधिवेशनों के साथ बृहत टॉपिक बनता है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका पहला सेशन आज हम लोग ये 1885 का ये नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे कंटेंट है और इसके बाद 50 ऑब्जेक्टिव भी है, हमारे साथ बने रहिएगा। पहला अधिवेशन बॉम्बे में होता है, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में होता है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की यही रीढ़ की हड्डी बनती है। और अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली में, याद रखना है, 1835 में भी बदलाव किया है और भारतीयों में नव जागरण की चेतना भी इसी सेशन में प्रारंभ होती है। उसके बाद आपने जो दयानंद सरस्वती और उसके साथ आर्य समाज का जो संबंध है, इस पर हम लोग आज विस्तृत से चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है समाज सुधार जो 1857 के बाद है। तो सबसे विस्तार से अब हम लोग जानेंगे क्या दयानंद सरस्वती जी के बारे में और उनके आर्य समाज के बारे में। दयानंद सरस्वती एक महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च ज्ञान के स्रोत के रूप में माना और वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू वेदास का उन्होंने नारा दिया। आपको ध्यान में रखना है, वेदों की ओर लौटो। वेद जो है वह सरस्वती माता के हाथों में शोभा देता है, सुशोभित रहता है, इसलिए ध्यान में रखना है आपको। क्या? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती और वेदों की ओर लौटो, यह नारा भी किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया। ये बातें ध्यान में रखना है। मुख्य विचार की बात करें तो मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। जातिवाद और जन्म के आधार पर जो भेदभाव हुआ करता था उसका भी इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा, बाल विवाह और अंधविश्वास के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाया। महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया। ध्यान में रखना है, विधवा पुनर्विवाह का मुख्य रूप से संबंध है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, लेकिन उसके सपोर्ट में जो थे वह भी बीपीएससी ने क्वेश्चन कई बार पूछा है। ध्यान में रखना है, विधवा पुनर्विवाह की अगर बात करेंगे तो ध्यान में आपको याद रखना है कि दयानंद सरस्वती भी इनके समर्थक हुआ करते थे। स्वराज का बीज इन्होंने बोया, यानी अंग्रेजों से आजादी का विचार पहली बार धार्मिक सुधार के साथ इन्होंने जोड़कर शुरुआत किया। ध्यान में ये बातें रखना है। आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 ईस्वी में। मुंबई जो कि बॉम्बे हुआ करता था, इसकी स्थापना होती है आर्य समाज की स्थापना। इसका मुख्य कार्य था समाज सुधार, शिक्षा का प्रचार, धर्म का प्रचार और शुद्धि आंदोलन। नोट किया जाए, शुद्धि आंदोलन, हिंदुओं को वापस लाना जो जबरन धर्म परिवर्तन करा दिए गए हैं, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है, उनको उन्होंने शुद्धि आंदोलन के साथ जोड़कर उनका हिंदू धर्म वापस कराया। याद रखना है, शुद्धि आंदोलन का संबंध भी किससे है? तो ध्यान में रखना है दयानंद सरस्वती जी से। किसका नाम याद रखना है आपको? दयानंद सरस्वती जी का नाम याद रखना है। बेहतरीन टॉपिक है। चलिए, भारतीय समाज को आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना देने का काम किया और आगे चलकर आजादी के आंदोलन में बड़े नेताओं का प्रभाव डाला, जैसे कि भगत सिंह के दादा भी आर्य समाजी थे, यानी इनका प्रभाव बहुत 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 सराहनीय था। ध्यान में रखना है। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे तो बंगाल के महान शिक्षाविद हुआ करते थे। ध्यान में रखना है, शिक्षा शास्त्री भी थे और ध्यान में रखना है उनका संबंध बंगाल से हुआ करता था। वह एक समाज सुधारक के साथ साथ क्या थे? लेखक थे। हर एक जानकारी आपके लिए कीमती है। उनका असली नाम ईश्वर चंद्र, याद रखना है, बंदोपाध्याय था। याद रखना है,
ये बातें आपको पूरा नाम भी पूछा जाता है। विद्यासागर की उपाधि उन्हें उसकी विद्वता के लिए दिया था। याद रखना है, जल्दी से बताइएगा, क्या आप जानते हैं कि उन्हें विद्यासागर की उपाधि किसने दिया? आपको जल्दी जल्दी कमेंट में करना है, आगे इसका जवाब भी आपको हम जरूर दे दिया करेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि किसने दिया, ये बताना है। विधवा पुनर्विवाह के लिए यह सबसे प्रबल समर्थक माने जाते हैं। बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा यानी विवाहिक संबंध से संबंधित जो भी बातें होगी, तो सबसे पहले हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पास पहुंचेंगे। नारी शिक्षा के बड़े ही क्या थे, तो पैरोकार थे। लड़कियों के लिए उन्होंने स्कूल खुलवाए थे। सरल संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने का काम भी इन्होंने किया था। ध्यान में रखना है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के पीछे इनका सबसे बड़ा योगदान था। तो ध्यान में रखना है कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पास हुआ था। इन्होंने लड़कियों के लिए 35 से ज्यादा स्कूल खोले। बेताल पंचवी सती, ध्यान में रखना है, बेताल पंचवी सती और शकुंतला जैसे महान ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किस भाषा में किया, तो बंगला भाषा में किया। ये बातें ध्यान में रखना है। ये दोनों बहुत बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। पहला है क्या, तो बेताल पंचवी सती, ध्यान में रखना है, और दूसरा है शकुंतला। ये महान ग्रंथ का अनुवाद कराने वाले हुआ करते थे। ध्यान में रखना है, महिलाओं को शिक्षा और अधिकार दिलाने वाले, ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले और बंगाल पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। ये बातें तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल पुनर्जागरण का अग्रदूत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? जल्दी से बताइएगा कमेंट में आप आंसर। अगला नाम आता है जिनका नाम हमने पहले भी लिया, केशव चंद्र सेन का। ब्रह्म समाज के यह एक सदस्य के रूप में जाने जाते थे। बंगाल के प्रखर समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं, बल्कि उनके एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ही किया, लेकिन केशव चंद्र सेन ने उसे और भी व्यापक रूप से फैलाया। ध्यान में रखना है, एकेश्वरवाद यानी मोनोथेइज्म का प्रचार इन्होंने किया, यानी एक ही परमात्मा पर विश्वास रखना है। इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था। जाति व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव का भी विरोध किया। उसके साथ ही महिलाओं के अधिकार, उनकी शिक्षा, विवाह और संपत्ति पर अधिकार का भी समर्थन केशव चंद्र सेन ने किया था। ध्यान में रखना है, ब्रह्म समाज के संस्थापक सदस्यों के रूप में हम लोग जानते हैं। अंतरजातीय विवाह के लिए इनको बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान में रखना है। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की बात अगर करेंगे तो 1866 ईस्वी में यह में अलग होकर इन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो नोट कीजिएगा बेहतरीन तरीके से, क्या आपको जो ये नाम याद रखना है केशव चंद्र सेन का, यह ब्रह्म समाज नहीं बल्कि भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की जब बात होगी तो आपको केशव चंद्र सेन का नाम ध्यान में रखना है। 1866 ईस्वी में शुरू में यह ब्रह्म समाज के समर्थक हुआ करते थे, बाद में यह अलग होकर इन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया। युवा और प्रगतिशील सोच वाले को जोड़ने की इन्होंने कोशिश किया। धार्मिक सुधार के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक जागरण को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता में भी उन्होंने गहरा प्रभाव डाला था। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सैयद अहमद खान का नाम ध्यान में रखना है। सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज सुधारक में से एक थे। एक प्रखर शिक्षाविद के साथ साथ एक चिंतक और मुस्लिम समुदाय में यह समाज सुधारक माने जाते हैं। 1864 की वो बात जब अलीगढ़ में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया। उनका उद्देश्य था अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देना। 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों के पिछड़ने का दर्द उन्होंने महसूस किया और उन्हें आधुनिक बनाना उन्होंने प्रयास किया। ध्यान में रखना है, 1875 में उन्होंने
MAO कॉलेज यानी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU बन गया, और धार्मिक कट्टरता का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, MAO यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया था, जिनका बाद में परिवर्तित नाम जो अभी पॉपुलर है वह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये बातें ध्यान में आपको रखना है। उसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है, पश्चिमी विज्ञान और तकनीकी को अपनाने का उन्होंने समर्थन किया। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन भी उन्होंने शुरुआती समय में किया। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा की नींव डालने का प्रयास और सामाजिक सुधार और शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने महान योगदान दिया। तो यह हुआ, इसका विस्तृत जानकारी ध्यान में रखना है। एक नाम और ध्यान में रखना है, परमहंस मंडली और प्रार्थना समाज। परमहंस मंडली की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में मुख्यतः यह पुणे और मुंबई में एक्टिव था। 1840 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन यह प्रभाव पूरी तरह से छाया 1860 ईस्वी में। ध्यान में रखना है क्या, तो परमहंस मंडली ध्यान में रखना है। परमहंस मंडली की बात याद रखना है आपको। जाति भेदभाव का इन्होंने विरोध किया, अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियों का भी विरोध किया, सच्ची भक्ति और समानता का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो 1867 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना होती है। इनके प्रमुख नेताओं के रूप में हमने अभी बात किया, संस्थापक के रूप में आत्माराम पांडुरंग को देखेंगे। संस्थापक नोट कर लीजिएगा एकदम अच्छे से, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद राणा जो थे यह संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। ध्यान में आपको रखना है। भक्ति के मार्ग के जरिए इन्होंने सामाजिक सुधार का प्रयास किया। पुनर्विवाह विधवा का इन्होंने उनको भी सपोर्ट किया, और महिलाओं के शिक्षा के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी ध्यान में रखना है। अनाथालय और अस्पताल बनवाना, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन की आधारशिला तैयार करना, और बाद में आगे जाकर राष्ट्रवादी आंदोलन में उनका भरपूर योगदान मिला। ध्यान में रखना है। महिलाओं के लिए अधिकार और उनके सुधार की अगर हम बात करें तो नोट करते रहिएगा। क्या, तो एक पहला बात जो विधवा पुनर्विवाह था उनको वैध और सम्मानजनक बनाने की कोशिश 1856 के कानून में किया गया, जो कि हमारा क्या था, विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 था। बाल विवाह की भी उन्होंने निंदा की, और 10 से 11 साल के बच्चों का विवाह उन्होंने अमानवीय करार दिया। महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया, स्कूलों की स्थापना और महिलाओं को पढ़ने की स्वतंत्रता का उन्होंने वकालत किया। सती प्रथा के पहले ही ध्यान रखना है वो 1829 ईस्वी में समाप्त हो गई थी, लेकिन अब भी उसका समाज पर प्रभाव था, उसको भी कम करने का प्रयास किया गया। विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए समाज में स्वीकृति को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण की नींव पड़ी, जिससे भारतीय समाज में भविष्य में और भी बदलाव किए गए। तो ये थे हमारे प्रशासनिक सुधार, नहीं क्या था ये, सामाजिक सुधार। कुछ हमारे अंग्रेजों के द्वारा भी प्रशासनिक सुधार किया गया, जहां पर भारतीय दंड संहिता 1860 लाया गया। याद रखना है, इंडियन पेनल कोड 1860 हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को यह लगने लगा कि पूरे भारत में एक जैसा कानून हो, समान कानून के लिए उन्होंने यह लाया। इसी सोच से याद रखना है, सॉम थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ध्यान में रखना है पूरा नाम मैकाले, जिसको हम लोग आसान भाषा में कहते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक लॉ कमीशन बनाया गया। 1860 में भारतीय दंड संहिता को लागू कर दिया गया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरे ब्रिटिश भारत में एक समान दंड संहिता दंड का व्यवस्था उन्होंने किया। यदि हत्या, चोरी, धोखा, बलात्कार जैसे अपराधों के लिए उन्होंने सख्त सजा का प्रावधान किया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज को सभ्य बनाने के नाम पर इसे लागू किया, लेकिन असल में इसका मकसद तो समझ में आ ही रहा है, सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाना था। यह बातें ध्यान में रखना है। इसमें कई जगह अंग्रेजों के खिलाफ बोलने या लिखने पर क्या हुआ करता था, उसे अपराध
माना जाता था। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। भारतीय जनता कानून के महत्व को समझने लगा था और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में कानून के जरिए अधिकार मांगने का यह बीज बोया गया। उसी के साथ ही उसी के बाद आपको हमने पढ़ाया है ये बातें। भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था? 1861 ईस्वी में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पर हमने अच्छे से चर्चा पहले भी किया है, लेकिन उसी के दौरान ये भी हुआ था। इस पर हम लोग इसीलिए आपको इस दशक में ये पढ़ना है। क्या 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा देना जरूरी है ताकि फिर से वो विद्रोह ना करे। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में, याद रखना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमने अभी जस्ट बताया कि 6 से 12 सदस्यों को उन्होंने जोड़ने का प्रावधान बनाया, जिसमें कुछ गैर सरकारी भारतीय सदस्य होंगे और बस वो क्या करेंगे, अंग्रेजों को सलाह के लिए शक्ति ने बस सलाह देने के लिए, उनके पास कोई पावर नहीं हुआ करता था। और अंग्रेजों ने शुरुआती दौर में इस परिषद में 3 सदस्यों को शामिल किया जो कि अंग्रेजों का ही मुंह मियां मिट्ठू हुआ करता था। तो यह था राजनीतिक। वायसराय यानी ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ। यह बातें ध्यान में रखना है। ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार वायसराय को मिला। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किया इस परिषद में। यही था हमारा राजा मधुकर जो ग्वालियर से हुआ करता था। अभी जस्ट जो बताया राव शिव प्रसाद, वो क्या थे, उत्तर प्रदेश से थे। और जमशेद जी जौजी भाई जी भाई वो पारसी समुदाय से आते थे। और ये तीनों अंग्रेज का समर्थक हुआ करता था लेकिन भारतीय थे। भारतीयों को पहली बार सरकार में साथ काम करने का मौका भले ही नाम मात्र का था लेकिन मिला। इससे राजनीतिक जागरूकता की शुरुआत होती है और सरकार में जगह पाना संभव हो पाता है। ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद 1865 ईस्वी में प्रेस पर नियंत्रण, याद रखना है। प्रेस पर नियंत्रण के लिए 1857 के बाद प्रेस की भूमिका जो आती है, इसमें अंग्रेजों को भारतीय प्रेस से डर लगने लगता है और क्योंकि प्रेस जनता में क्रांति का विचार भावना को फैला रहा था। तो याद रखना है 1865 ईस्वी में हमने ट्रिक से बताया है कि प्रेस पर प्रतिबंध कब लगाया गया और प्रेस पर क्या प्रतिबंध कब हटाया गया। मैटकॉफ हमने ट्रिक से बताया है, जरूर उस वीडियो को देखिएगा। 1865 ईस्वी में याद रखना है लाइसेंसिंग ऑफ द प्रेस एक्ट लाया गया। अब क्या है, ये भारत में प्रेस चलाने के लिए सरकारी लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया था। सरकार को अधिकार मिला कि वह किसी भी अखबार को बंद कर सकता है, उसे प्रतिबंधित कर सकता है। स्वाधीन प्रेस पर पहला ये बड़ा हमला हुआ करता था, यानी प्रेस की स्वतंत्रता का हनन यहाँ पर इस ये एक्ट के माध्यम से किया गया। यह कब लाया गया था? 1865 ईस्वी में। देसी अखबारों के जो मालिक और संपादक होते थे उसे इसके तहत डराया धमकाया गया। भारतीय जनता और बुद्धिजीवी वर्ग में प्रेस स्वतंत्रता के महत्व को समझना जरूरी हो गया था। आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने प्रेस को आंदोलन का एक बड़ा हथियार बनाया था, ध्यान में रखना है। उसी के साथ हमने अभी जस्ट चर्चा किया था 1866 ईस्वी का वो इंडियन लीग की स्थापना। 1860 के दशक एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय मध्य लोग तैयार हो गए थे और वो अंग्रेजी शिक्षा को से लैस होकर अपने अधिकारों की मांग करने लगे थे। ध्यान में रखना है। आज का टॉपिक इस तरह से है जो कि आपके समाज सुधारक से संबंधित हर एक पहलू को हर एक तरीके से तैयार करता है। राजनारायण बोस और दादा भाई नौरोजी, ये 2 नाम याद रखना है। वो नाम जो आप नहीं सुने हैं वही तो ऑप्शन में रहता है। राजा राम क्या है, राजनारायण बोस और दादा भाई नौरोजी ने मिलकर 1866 में इंडियन लीग बनाई और भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों को उन्होंने आवाज उठाया। ब्रिटिश शासन के गलत कार्यों की उन्होंने आलोचना की। इंडियन लीग बाद में इंडियन एसोसिएशन जैसी संस्थान का आधार बना। दादा भाई नौरोजी ने
ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी धन निकासी का सिद्धांत का विचार देना शुरू किया। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी धन निकासी का सिद्धांत संबंधित है दादा भाई नौरोजी से। और क्या तो उन्होंने क्या की, अंग्रेज भारत से धन लूट रहे हैं, इसके लिए सभी को उन्होंने जागरूक किया। भारतीयों में संगठित राजनीतिक आंदोलन की भावना जगने लगा। यह बातें सीधी तौर पर यह जानना है। उसके बाद 1885 का दौर आता है और कांग्रेस की स्थापना का आधार बन जाता है। वही नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि 1867 में मुस्लिम संरक्षण की मांग होती है और एक सेपरेट आइडेंटिटी मुस्लिम को चाहिए होता है। उसकी भी शुरुआत 1867 ईस्वी में होता है। 1857 के बाद मुसलमानों को अंग्रेज ने संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि कई मुस्लिम शासकों ने विद्रोह में भी हिस्सा लिया था। मुसलमान आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ने लगे थे। सैयद अहमद खान ने यह महसूस किया, इसीलिए उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देना चाहा और सरकार के साथ सहयोग भी करना चाहा। उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए अलग से अधिकारों और संरक्षण की बात भी करना प्रारंभ कर दिया था। ये बातें ध्यान में रखना है। 1867 में सेपरेट इलेक्टोरल यानी मुसलमानों के लिए अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उन्होंने विचार किया। याद रखना है, उन्होंने मांग किया कि 1909 में, याद रखना है, मिंटो मार्लो रिफॉर्म भी लागू हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग का भी गठन हुआ। हिंदू मुस्लिम अलगाव का बीज भी उन्होंने बोया। ध्यान में रखना, इसके तहत अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति का भी यह आधार बनता है। और एक एक बात पर, हर एक टॉपिक पर हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। जहां भी आपको दिख रहा है कि इसी बीच ये सभी घटनाक्रम होता है, हर एक टॉपिक पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हुए इस श्रृंखला को दूर तक ले जाएंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। 1867 प्रार्थना समाज की भी स्थापना, आपको हमने बताया महाराष्ट्र बॉम्बे में सामाजिक सुधार की बड़ी जरूरत महसूस होने लगी। जातिवाद, बाल विवाह और विधवा की दुर्दशा जैसे मुद्दों पर विचार होने लगा। और याद रखना 1857 में हमने बताया भी रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आत्मारंग, पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे का संबंध प्रार्थना समाज से था, ब्रह्म समाज से प्रेरित था, लेकिन यह व्यवहारिक था ज्यादा। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, नारी शिक्षा के लिए स्कूल खोलना, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कोशिश करना, अनाथालय और अस्पताल बनवाना, समाज सुधार के जरिए राष्ट्रीयता की भावनाओं को बढ़ावा देना और बाद में प्रार्थना समाज के नेता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और भी सक्रिय हो गए। उसके साथ ही आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को उसी दौरान सबसे बड़े समाज सुधारक और मेरे बापू का जन्म होता है और वो थे महात्मा गांधी जी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म होता है। उस समय बस एक साधारण घटना थी, लेकिन बाद में आपको पता चल गया कि हमारे ये बाबूजी कहलाने लगे। गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा, जन जागरण जैसे भारत में को आजादी दिलाने के लिए क्रांतिकारी भूमिका निभाया। यह बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा। ये हमारा क्या था, तो एक वो भावनाएं थी जिससे कि आप अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, इसको एक बार, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिखा है, छोटी है लेकिन मोटी है, ध्यान में रखना है। 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम आता है। भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने का मौका मिला और भले ही यह बहुत ही कठिन था, लेकिन मौका मिला तो सही।
ध्यान में रखना है। 1861 में ऐसा होता है। उसके बाद 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की बात हमने कर लिया। सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ में स्थापित करता है सैयद अहमद खान। बंगाल का अकाल भी इस दौरान होता है। 1866 में अंग्रेजी प्रशासन की नाकामी को उजारता है और यहाँ पर जनता का गुस्सा देखने को मिलता है। अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू होना चाहता है, लेकिन क्लास हो चुका है 44 मिनट का। क्या हम लोग रैपिड फायर में 50 क्वेश्चन देखेंगे? अगर आपकी इजाजत हो तो जरूर देखेंगे। कमेंट जल्दी से कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आगे बढ़ाया जाए या नहीं। तो हमें लगता है कि रैपिड फायर मोड में हम इसे जरूर देख लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर इसे दूसरा वीडियो करेंगे तो छूट सकता है आपका वो टॉपिक। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत किसके अधीन आ गया था? तो हमने बताया कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। एकदम देखिएगा, जो भी बातें अभी हम बोले हैं वो आपको समझ में आएगा कि उसी से संबंधित है। भारत का पहला वायसराय, भूलिएगा नहीं, लॉर्ड कैनिंग। प्रारंभिक राष्ट्रीय जागरण की बात करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जल्दी से बताइएगा। तो आपको हमने बताया, क्रांति करना नहीं बल्कि कुशासन के खिलाफ जागरूकता पैदा करना था। ध्यान में रखना है। 1860 में लागू हुआ था क्या? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कोड। और यह किसने तैयार किया था? आपको रट्टा मार लेना है, थॉमस मैकाले। जी हाँ, ये काल बनकर आया था भारतीय दंड संहिता, दंड का प्रावधान। ध्यान में रखना है। भारतीय दंड संहिता किसे अपराध घोषित करता है? तो अंग्रेजों के खिलाफ जो भी लेखन करेगा उसको तो छोड़ा नहीं जाएगा। ध्यान में रखना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का क्या उद्देश्य था? तो ध्यान में रखना है, भारतीय प्रशासन में भारतीयों को अंग्रेजी प्रशासन में स्थान देना ध्यान में रखना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत कितने गैर भारतीयों को उसमें शामिल किया जाना था? तो 6 से 12। कितना किया गया था? तो 3। उसका नाम पढ़ा दिए। भारतीय परिषद अधिनियम में वायसराय को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त था? तो उन्होंने रिट जारी, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार वायसराय को प्राप्त हुआ था। बिल्कुल याद रखना है हर एक क्वेश्चन। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1865 के तहत किसकी आवश्यकता अनिवार्य हो गई थी? तो सरकारी लाइसेंस जरूरी हो गया था प्रेस को चलाने के लिए। ध्यान में रखना है। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1865 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजी विरोधी पर जो भी विचार होते थे उसको कुचलना, दबाव बढ़ाना, उस पर ध्यान में रखना है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गड़बड़ाइएगा नहीं, सैयद अहमद खान साहब का नाम भूलिएगा नहीं। साइंटिफिक सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी में और विज्ञान की शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ावा देना। इंडियन लीग की स्थापना, नो भूली 1866 ईस्वी। ध्यान में रखना है। इंडियन लीग के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, कंफ्यूज आइएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, इंडियन लीग का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांग, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। ये थ्योरी क्या था? तो सबको ये बताना कि अंग्रेज जो है हमारे धन को लूट रहे हैं, जागो महादेव जागो। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। सेपरेट इलेक्टोरेट का बीज कब बोया गया? 1867 ईस्वी में। ध्यान में रखना है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग किससे जुड़ा हुआ था? यह था मुस्लिम समाज से। बिल्कुल सही जवाब है। सेपरेट इलेक्टोरेट का विचार किसने उठाया था? कंफ्यूजन नहीं हो, सैयद अहमद खान का नाम ध्यान में रखना है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। इसके सपोर्ट में थे कौन? केशव चंद्र सेन। ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी का जन्म हम तो नहीं जानते हैं, 1867 ईस्वी था, 69 ईस्वी था। ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था।
दयानंद सरस्वती कौन सा नारा दिया? तो वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, ध्यान में रखना है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक शुद्धि, ध्यान में रखना है। जिसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया था उसको पुनः हिंदू बनाना था, धार्मिक शुद्धि ध्यान में रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का असली नाम क्या था? तो याद रखना है बंदोपाध्याय, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कुरीति का उन्होंने विरोध किया? तो ऑप्शन के तहत याद रखना है आपको, बाल विवाह है, विधवा पुनर्विवाह है, ये बातें ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 ईस्वी में, एकदम याद हो गया होगा। बेताल पंचवी सती का अनुवाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस भाषा में? बांग्ला, याद रखना है, बांग्ला भाषा में ध्यान में रखना है। अगला है हमारा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के लिए अलग, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के लिए केशव चंद्र सेन का नाम। केशव चंद्र सेन किस संस्था से? तो यहां देखिए संबंध थे, जुड़े हुए थे ब्रह्म समाज से ही। बाद में उन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ब्रह्म समाज का मुख्य सिद्धांत क्या था? एकेश्वरवाद, एक ईश्वर पर विश्वास। परमहंस मंडली मुख्यतः किस क्षेत्र में सक्रिय था? तो महाराष्ट्र में, ध्यान में रखना है। परमहंस मंडली का क्या था उद्देश्य? कार्य जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध करना, ध्यान में रखना है। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष? 1861, याद रखना है। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को सिविल सेवा में मौका देना, बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल में अकाल कब आया था? 1866 ईस्वी में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल के अकाल के समय किसकी नाकामी का उजागर हुआ? अंग्रेजी प्रशासन का, ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन नहीं जानता है? 1850 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी, आपको ध्यान में रखना है। संस्थापक था हमारा A.O. ह्यूम, ये भी कंफ्यूजन होता है, ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां होता है? ध्यान में रखना है, बॉम्बे मेरी जान में, याद रखना है। अंग्रेजों ने भारतीय नवजागरण को लाने के लिए किस मेथड्स को लागू किया, यानी ये बताना है। तो यह क्या था हमारा? मैक्वलीज, याद रखना है, मिनट्स, ये बातें ध्यान में रखना है। दयानंद सरस्वती ने किस प्रथा का विरोध किया? मूर्ति पूजा, आपको ध्यान में रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नींव किसने रखा? सैयद अहमद खान, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, अलीगढ़ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तो मुस्लिम समाज से, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत प्रेस की स्वतंत्रता में पहला संघर्ष, याद रखना है, 1860 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। अनाथालय और अस्पताल बनाने का पहल किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो यही तो था हमारा प्रार्थना समाज। आर्य समाज ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था? तो शुद्धि आंदोलन, अभी जस्ट हमने बताया। और ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत क्या था? तो ध्यान में रखना है आप सभी को, इसका जवाब होगा भारत से अंग्रेज धन को ले जा रहे थे और ये दादा भाई नौरोजी ने हमें स्मरण दिलाया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको बहुत 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 समझ में आया होगा। आपको हमारा पढ़ाने का स्पीड कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कंटेंट कैसा था, हर एक मुद्दे पर हमें फीडबैक चाहिए। आप हमारे मोबाइल नंबर से हमारे व्हाट्सएप पर जुड़िए 9525175737। डायरेक्ट, जी हाँ, मुझसे बातें कर सकते हैं आप, इस नंबर पर जुड़कर कॉल कर सकते हैं। 24/7 आपकी सेवा में हाजिर रहता है आपका ये राज सर, और राज सर के सानिध्य में ही चल रहा है बेहतरीन बहुत सारे बैचेज, जिसमें जीएस बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। 8 सब्जेक्ट है, यूं कहे तो 13-14 सब्जेक्ट बन जाते हैं। 8 सब्जेक्ट मुख्यतः कौन कौन? चलिए देखते हैं। पहला सब्जेक्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो अभी चल रहा है। इतिहास तो हम लोग उसके साथ अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे सब्जेक्ट नंबर सिविक्स, इकोनॉमिक्स और साइंस। साइंस में हम लोग मैथ
नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को देखेंगे और मैथ्स के साथ रीजनिंग को देखेंगे, करंट अफेयर के साथ हम लोग स्टैटिक्स को भी देखेंगे, इसीलिए हो जाता है बहुत सारा सब्जेक्ट। जो और ये जीएस का कंप्लीट कोर्स हमारे ऐप पर स्टोर, आप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर जीएस का भी बैच चल रहा है, अभी ऑफर है तो ऑफर का लाभ उठाइए और लग जाइए तैयारी में। जीएस हर एग्जाम के लिए जरूरी है। चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थोड़ा सा भाषा की शैली को बर्दाश्त करेंगे, थोड़ा सा कष्ट है हमारा मामा, ध्यान में रखना है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है, गर्मी भी बहुत है। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।